दोस्तों, और आज हम बात करेंगे शेषा सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, है ना, कि किस प्रकार शेषा सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था थी, है ना। उसने भी कुछ ना, क्योंकि पहले तो जो हुमायूं वगैरह थे, बाबर थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तो हमने देख रखी थी, है ना। उनकी किस प्रकार की ये तो हमको पता है। लेकिन जब शेषा सूरी जब राजा बनता है ना, वो जब सुल्तान बनता है शेषा सूरी, तो उसने अपने अनुसार कुछ इसमें परिवर्तन किए थे। परिवर्तन करके उसने अपने अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि ताकि ये सबको पता हो सके, हाँ भाई कुछ ना कुछ इसके संबंध में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। अब जैसे शेषा सूरी के काल में किस प्रकार परिवर्तन हुए थे, है ना, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे कि किस प्रकार इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था तो वही थी कि भाई राजा था, वो सबसे बड़ा व्यक्ति था, है ना। राजा तो सबसे जो अब उस राज्य का एक प्रथम नागरिक था। क्या था? प्रथम नागरिक कह सकते हैं या प्रथम व्यक्ति कह सकते हैं। किसको? उस राज्य को। अब किस प्रकार था प्रथम व्यक्ति, वो देखते हैं। जैसे राजा का पद कैसा हो गया? सुल्तान हो गया, ठीक है ना, सुल्तान। और इसमें क्या है, कैसा राजा पद सुल्तान हो गया। और इसके बारे में क्या है कि भाई इसका पद तो सुल्तान हो गया है, लेकिन इसकी जो मेन जो शक्ति थी, है ना, उस राज्य की संपूर्ण शक्ति, राज्य की संपूर्ण शक्ति वो किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में थी। कि भाई हमारा जो ये राज्य है, मान लीजिए जैसे कोई भी, जैसे मुल्तान ले लीजिए, है ना, मुल्तान। अब मुल्तान का राजा है, तभी जो मुल्तान जो राज्य है उसकी जो संपूर्ण शक्ति होगी वो किसके हाथ में होगी? वो एक राजा के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? राजा के हाथ में होगी। तो ये हम कह सकते हैं उस राज्य की संपूर्ण शक्ति वो एक राजा के हाथ में थी, सुल्तान के हाथ में थी। सुल्तान जैसा चाहता था उस प्रकार उनको उपयोग में कर सकता था, उस प्रकार वो अपने शासन के संपूर्ण शक्ति को कानूनी रूप से लागू कर सकता था और किसी भी प्रकार से उसका यूज कर सकता था। ये थी, यानी कि जो राज्य के संपूर्ण शक्ति का जो मेन केंद्र था वो किसके पास में था? राज्य के पास में था। ये सबसे बड़ी इनकी शक्ति है। और फिर इसके अलावा जिसमें केंद्र में हम बांटेंगे, भाई जो राज्य की राजा के अलावा जो सुल्तान होता था उसके अलावा यदि शक्तियों का बांटा जाए कि यहाँ शक्ति का हम बांटेंगे, राज्य के अलावा कितने, मतलब कि किस प्रकार पद थे उसमें, किस प्रकार की शक्तियाँ थी। तो राजा के अलावा देखिए शक्ति थी, वो थी 3 भागों में बांटे गए थे। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन से 3 भाग देखते हैं। केंद्र, है ना, केंद्र, दीवान, रिसालत, दीवान, रिसालत, ठीक है ना। कभी कितने भागों में थी? दीवान, रिसालत। कैसा भी ये थी? दीवानी, रिसालत। कभी एक भागों में बांटते हैं, दीवानी, रिसालत। अब इसमें क्या था? दीवानी रिसालत के अंदर क्या था कि भाई दीवानी जो रिसालत है, क्या है? दीवानी रिसालत है। इसमें सबसे बड़ी बात भाई यही है ना, दीवानी रिसालत। सॉरी, इसको विजारत है ना, दीवानी विजारत, 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 दीवानी विजारत। अब इसमें जो दीवानी विजारत था, ये एक इस प्रकार का पद था, इस प्रकार का विभाग था, विसमिति विभाग को वित्त विभाग कह सकते हैं। किस प्रकार विभाग कह सकते हैं? वित्त विभाग, वित्त विभाग। और इसका जो प्रधान होता था, क्या होता था? प्रधान। प्रधान किसे कहते थे? इसके प्रधान को वजीर बोला था। क्या बोलते थे? वजीर।
क्या साहब ये प्रधान है, इस प्रकार प्रधान को हम किस नाम से जानेंगे साहब? इस प्रधान को नाम देते हैं वजीर। क्या देते हैं? वजीर। और ये वित्त, यानी कि आज का जो हमारा वित्त मंत्री होता है, जैसे हम एस जयशंकर है वो वित्त मंत्री है ना, नहीं वो विदेश मंत्री है, और इनके जो वित्त मंत्री हमारे जो भी होते हैं, उन वित्त मंत्री का काम क्या होता है कि भाई बजट तैयार करना, बजट पेश करना, बजट किस प्रकार का बनाना है, और क्या किस प्रकार की योजना होती है वो लागू करनी है, और किस प्रकार नई नई प्रकार की योजनाएं बनानी है। ये सारा काम किस में था? ये सारा काम वित्त विभाग में था। वित्त विभाग में कौन सा? दीवाने विजारत था, है ना। और दीवाने विजारत के बाद में आता दीवाने आरिज। दूसरा पद कौन था? दीवाने आरिज। दीवाने आरिज, है ना, दीवाने आरिज। ये दूसरा पद कौन सा था? दीवाने आरिज। अब ये कौन सा विभाग था? ये विभाग सैन्य विभाग था। क्या विभाग था? सैन्य विभाग, है ना। और इसके प्रधान को क्या कहते थे? आरिज कहते थे। प्रधान क्या कहते थे? आरिज, है ना, आरिज। क्या भाई ये आरिज है? कौन है ये? आरिज है। ठीक है साहब, इसको आरिज सैन्य विभाग था, और इसका प्रधान होता था वो आरिज कहलाता था। ठीक है साहब, इसका सैन्य विभाग यानी जो सेना के जैसे सेना का जो प्रधान वगैरह होता है कि सेना की संपूर्ण शक्ति किससे आपदा होगी, और सेना का जो मेन व्यक्ति कौन होगा? जैसे हम भारत की जो सेना का जो मेन प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है ना। संपूर्ण सैनिक शक्ति का जो मेन, जिसके हाथ में जो संपूर्ण शक्ति होती है वो मतलब कि राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति किसका अधीन होता है? प्रधानमंत्री का अधीन होता है। उसी प्रकार जो सेना का जो प्रधान होता था, है ना, वो एक सैन्य विभाग बना जाता था, है ना। उस विभाग के अंदर एक व्यक्ति को प्रधान माना जाता था कि ये सैन्य विभाग का ये प्रधान है। और ये दीवान आरिजी वो इस विभाग में तय करता था कि किस प्रकार की सेना कहाँ पर भेजनी है, युद्ध में किस प्रकार युद्ध में भाग लेना है, और यहाँ पर जो हमारी सेना युद्ध लड़ेगी, कौन से दुश्मन से किस प्रकार युद्ध लड़ेगी, कौन से हथियार काम में लेगी, इनको वेतन किस प्रकार दिया जाएगा, है ना। और इसका जो घोड़े वगैरह हैं उनके घोड़े किस प्रकार यूज में लेंगे, हाथी किस प्रकार यूज में लेंगे, और जो मतलब कि रथ वगैरह है उनको किस प्रकार काम में लेंगे, और सारी की सारी जो प्रक्रिया वो कौन करते थे? दीवान आरिज करता था। ये था दीवान आरिज। एक था दीवान विजरत, दीवान आरिज। तो दीवान आरिज है ना, दीवान आरिज। और इसके बाद में दीवान आरिज के बाद में होता है दीवान इंसा। कौन आता है? दीवान इंसा। दीवान इंसा, दीवान इंसा। इसका प्रधान कौन था? दबीर था। कौन था? दबीर था। इसका प्रधान कौन था? दीवाने दबीर था। कभी इसका प्रधान ये रहेगा, कभी ये काम करेगा, है ना, इसका इस प्रकार काम करेगा। यही काम था इसका विभाग का ना, दीवानी इंसा और दबीर। अब दबीर क्या काम करता था? ये बनते था मतलब कि विदेश मंत्री मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, है ना, जिसके मतलब क्या होता? हमारा जो एक राज्य है ना मुल्तान था। क्या था? मुल्तान था। तो मुल्तान वाला किससे बात करेगा? जैसे कोई दिल्ली के अंदर कोई दूसरा वाला बैठा था, वैसे दिल्ली में ही थे, है ना। मुल्तान का जैसे मान लीजिए जैसे कोई मतलब कि पाकिस्तान के अमरकोट मान लेते हैं ना, और फिर काबुल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? काबुल। काबुल में किसी दूसरे का शासन है, तो उसे जो संधि वगैरह बात करनी, युद्ध में जो राजदूत वगैरह भेजना, वो सारा काम कौन करता है? दीवान इंसा जो दबीर होता था ये काम करता था। कौन करता था? दबीर। इस मतलब कि भी हाँ मान लीजिए भी उससे भी जो उस दूसरा राजा है ना, अब दूसरे राज्य से संधि करनी है। क्या करनी है? संधि करनी है कि भी हाँ भी दोस्ती कर लेते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना, कुछ हमारे नियम वगैरह शर्तें तय कर लेनी है। तो ये काम दबीर है ना अपने किसी को राजदूत को भेजता था। क्या भेजता था? राजदूत को। और वह राजदूत है वो दूसरे राज्य के साथ जाके बातचीत करता था, संधि करता था, और किसी भी प्रकार का प्रस्ताव होता था वो लेके उनके सामने हाजिर होता था। क्या बोलता? हुजूर हमारे ये प्रस्ताव है, और हमारी राज्य की ओर से हम इस प्रकार के नियम कानून वगैरह, इस प्रकार के हम संधि के माध्यम से आपके सामने पेश हुए हैं, और आपकी इज्जत है तो संधि कर लीजिए, यदि इज्जत नहीं है तो युद्ध की स्थिति में तैयार हो जाइए। लेकिन जो वहाँ पर आता था ना उसको ऐसे मारते काटते नहीं थे उसको, मतलब कि वापस जो राजदूत को कभी मारते नहीं थे, क्योंकि राजदूत राजदूत होता था, उसके साथ इस प्रकार अन्याय नहीं करते थे।
ये वहाँ पर राजदूत इस प्रकार की बातचीतें करता था। वो था दीवाने इंसा दबीर, है ना। और इसके जो अंतिम था वो था दीवाने रिसालत। अब दीवाने सबसे अंत में है, मैंने लगा थे पहले दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत, ये था दीवाने रिसालत। अब इसे कुछ धार्मिक संबंधी में मानते हैं कि ये धार्मिक संबंधी था। क्या था? धार्मिक मामलों का संबंधित संबंध, धार्मिक मामलों के संबंधित मानते हैं, वो अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये मेन जो केंद्र में थे वो चार ही थे, दीवाने विजारत, दीवाने आरी, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत। ये चार इसके महत्वपूर्ण थे। आगे समझ में, ये केंद्र के अंदर। अब देखते हैं प्रांत के अंदर, क्या देखते हैं प्रांत के अंदर। प्रांत में कौन थे? देखिए, प्रांतों की बात करते हैं, है ना। प्रांतों की जब बात आती है तो प्रांतों के अंदर भी इस प्रकार के जो व्यवस्था जिस प्रकार केंद्र में थी ना, उसी प्रकार की प्रांत के अंदर थी। प्रांत का मतलब क्या होता? राज्य होता है। क्या होता? राज्य होता है। और केंद्र का मतलब क्या होता है? देश होता है। आज का मतलब केंद्र में मानते हैं ना भाई, केंद्र में क्या है? देश है। क्या है? देश है केंद्र के अंदर। और राज्य क्या हो जाता था? प्रांत हो जाता था। पहले राज्य को हम प्रांत बोलते थे, आज के समय में हम राज्य बोलते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हम राजस्थान मान लेते हैं, क्या मानते हैं? राजस्थान मानते हैं। अब इस प्रकार राजस्थान में किस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, नियम होते हैं, कानून व्यवस्था होती है, हम राजस्थान में अलग है ना। अब जैसा अशोक गहलोत अलग अपने अनुसार नियम वगैरह बनाते हैं, तो इसी प्रकार प्रांत के अंदर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जिसके अनुसार वो अपना नियम कानून वगैरह बनाते थे, है ना। इस प्रकार की हमारे सामने व्यवस्था को देखने को मिलती थी, है। अब इसके अंदर प्रांतों के अंदर एक और व्यवस्था थी प्रांतों के अंदर, है ना। प्रांतों को हम दो भागों में बांटेंगे। प्रांतों को एक मानते हैं परगना। क्या मानते हैं? परगना, है ना। एक मानते हैं परगना और दूसरा मानते हैं सरकार। क्या मानते हैं? परगना और सरकार। क्या भाई देखिए, परगना में किस प्रकार काम किए जाते थे और सरकार में किस प्रकार काम करते थे, है ना। अब सरकार, पहले सरकार लेते हैं, परगना बाद में लेंगे। सरकार, परगना और सरकार में अलग और भाग थे। सही तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मतलब लिख देना सरकार के पास में, है ना। सिकदारे सिकदारान। क्या लिखना है? सिकदारे सिकदारान, है ना। पहले एक नंबर पे ये है सिकदारे सिकदारान, और दो नंबर पे पहले होगी भी सिकदारे सिकदारान, और दूसरे पे मुंशी पे मुंशीफरान, मुंशीफरान कहता, मुंशीफरान, ये दो थे। अब सिकदारे, अब प्रांत के अंदर क्या था? सरकार थी। सरकार के अंदर क्या था? सिकदारे सिकदारान, मुंशीफरान। अब इस सिकदारे सिकदारान में क्या था? कभी इसके अंदर जैसे लेखा जोखा होता है ना, कि भाई यहाँ भी जो बजट वगैरह जिस प्रकार तय वगैरह करते हैं, है ना। राजस्थान में जैसे बजट वगैरह बनाए जाते हैं, बजट पेश करते हैं, भी आगामी भर्तियाँ किस प्रकार निकालनी है, और किस प्रकार हमें बजट हमारे बना है ना। कितना हमारा फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ है, और हमें जैसे पेंटों के क्षेत्र में, डीजल के क्षेत्र में किस प्रकार हमें मुनाफा हुआ है, इस प्रकार हमने कितनी मतलब कि ग्रो की, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था कितनी आगे बढ़ी है, कितनी ग्रो की है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो सिकदारे सिकदारान होता है, जो लेखा जोखा कार्य करता है। और मुंशीफरान क्या करता है? ये करता है जो कर वगैरह होता है, जो टैक्स वगैरह थे ना, आज हम इनकम टैक्स बोलते हैं, और पहले जो कर वगैरह थे, लगान थी, है ना, उस लगानों की जानकारी करना, लगान लेना काम किसका था? मुंशीफरान का था। और यदि कोई लगान नहीं देता था तो उसको दंडित करने का काम किसका था? मुंशीफरान का काम था। सिकदारे सिकदारान का काम क्या था?
लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा रखना। और इसका काम क्या था? लगान व मुकदमे देखना, ठीक है ना। ये सिकदारे, सिकदारान, मुंशी पे, मुंशी फरान का काम था, है ना। अब फिर लेते हैं परगना। क्या लेते हैं? परगना। परगना में तीन थे। परगना में तीन क्या थे? एक तो सिकदारान था। क्या था? सिकदारान था। क्या था? सिकदारान था, है ना। सिकदारान और मुंशी सिकदारान। पहला कौन था? पहले लेते हैं सिकदारान। सिकदारान था। क्या था? सिकदारान था। और दूसरे नंबर क्या था? अमीन था। कौन था? अमीन था, है ना। तीसरे नंबर पर कौन था? मुंसिफ थे। कौन थे? मुंसिफ थे। सिकदारान, अमीन, मुंसिफ, ये तीन थे। पहला कौन था? सिकदारान, अमीन, मुंसिफ, ये तीन थे। अब सिकदारान का काम क्या था? वही लगान वगैरह लेना। परगना क्या होता है? आज क्या होते हैं? जिले। क्या होते हैं? जिले, ठीक है ना। और जो प्रांत होगी सरकार, जो मेन स्टेट के अंदर होती है ना, वो होगी। फिर परगना होगी जिले। जैसे आज किले जिले वगैरह देखते हैं, जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, है ना, डूंगरपुर, बरतपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जितने भी हमें जिले देखने मिलते हैं ना, वैसे ये सारी किस्में थी, ये परगना के अंदर थी। अब कुछ परगने ऐसे छोटे भी थे, कुछ परगने बहुत बड़े भी थे, है ना। वो राज्य के आधार पर जो सामंत वगैरह थे, उनके आधार पर डिपेंड करता था कि परगना कितना बड़ा रखना है। और इसी परगने के अंदर जैसे हम जोधपुर जिला मानते हैं, क्या मानते हैं? जैसे मान लीजिए सीकर ले लीजिए, जोधपुर लो चाहे कुछ भी लो, सीकर ले लेता है ना। अब सीकर में क्या होता? सीकर के अंदर तीन है, एक तो सिकदाराना है, अमीन है और मुंसिफ है। अब इसके अंदर भी कुछ बजट वगैरह होते हैं, है ना, कि भाई सीकर के अंदर भी माना जाता है भाई आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार रही है, और इसमें जो जो मतलब टोल टैक्स है वहाँ पर कितना पैसा मिला है, और भी कैसे जैसे कोई कारखाना होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, वहाँ पर पेमेंट कितना मिलता है ना, मिला है। वो सारी की सारी का अंतर करता है। ये सिकदारान भी थे, इसके अंदर आता था भाई लेखा जोखा रखना, है ना। पहले क्या होता था? अब जैसे जो जितने भी जमीन वगैरह होती थी ना, वो सारे के सारे बांटी हुई थी कि भाई ये इतने लोगों को बांटी है जमीन, ये इतने को बांटी है ना। जो जमींदार थे उनको सारी को जमीन बांटी हुई थी, भी तुम खेती करो। तो वो खेती के अंदर अब ऐसे अब तो उद्योग धंधा है, और पेट्रोल और डीजल, है ना। और मतलब कि जो टोल नाका होते हैं वो होता है, टोल टैक्स होता है। लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले क्या था? पहले ज़मीनें थी, खेती करो, खेती से जो मुनाफा मिलता है उसको काम में लो। और जो हमारा खेती का जो मुनाफा आता था राज्य के क्षेत्र में, है ना, तो जिले के क्षेत्र में भी खेती का मुनाफा आता था कि हाँ उस जिले के अंदर इतना खेती हुई है ना। उस जिले के अंदर मतलब कि चीना इसके इतना हुआ है, और बाजरा इतना हुआ है, गेहूँ इतने हुए हैं, और सरसों इतनी हुई है, और फिर चावल इतने हुए, सारी की सारी भी इतनी हुई है। उस आधार पर जो लेखा जोखा रखना है, इनका झूठ पाखंड और झूठ वगैरह का ध्यान रखना है कि भाई कोई झूठ ना बोल दे, है ना। ये सारी की सारी ध्यान रखना ये कौन रखता था? एक सिकदारा रखता था, जिसे हम क्या कहते हैं? लेखा जोखा का काम कहते हैं, लेखा जोखा, ठीक है ना। और अमीन का क्या क्या काम था? अमीन का लगान, भाई लगान वगैरह लेना, भाई यहाँ भी तू भाई राज्य जैसे जिलों के अंदर होता है लगान लेना, है ना। बहुत भाई लेखा जोखा रखते हैं, इनको वो लेता कुछ नहीं था, लेखा जोखा भाई तुम्हारी ज़मीन में इतनी खेती हुई है, फसल हुई है, और इतनी तुम्हारी है, इतनी इनकी है, खाली डायरी के अंदर एंट्री करके चला जाता है, इसका कुछ और कुछ काम नहीं था। अब ये लगान लेता था, ये पीछे से टैक्स लेता था कि हाँ उसने बोला था ना इतना बजट, तो आप लेके आइए हमारे पास इतनी खेती, मतलब कि इतनी बाजरा लेके आइए, इतने सरसों लेके आइए, इतना चना लेके आए थे, लेके आइए। वो लेके गाड़ी भर के अपने साथ में ले जाते थे, राजा के पास में ले जाते थे। सॉरी, ये परगना में ले जाते थे, परगना फिर सामंतों को देते थे, सामंत फिर के अंदर में ले जाते थे, है ना। ये बात है, इनको ध्यान रखनी है। और मुंशी पे क्या था? ये मुकदमे, है ना, लगान संबंधी मुकदमे, लगान संबंधी मुकदमे, ये थे इसके बारे में। फिर आते हैं स्थानीय, मतलब कि प्रशासन। क्या था? स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन के अंदर शेषासुरी ने अपने अनुसार मतलब इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी, है ना, प्रशासन के अंदर। जितना हमारे मतलब कि आप अनुमान में नहीं लगा सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र में जगह जगह नाली नाली वगैरह होते हैं, है ना, और किस प्रकार उनकी व्यवस्था वगैरह करनी है।
और टैक्स वगैरह के संबंधित, खेती के संबंधित स्थानीय जितने भी स्थानीय क्षेत्र में काम थे वो सारे के सारे सिकंदर मतलब कि शेरशाह सूरी ने अपने इच्छानुसार है ना, जो लगभग ईमानदारी से हर प्रकार के काम अच्छा किया था शेरशाह सूरी ने माना जाता है। और इसके अलावा स्थानीय शासन के बाद सैन्य शासन देखा जाए, और सैन्य शासन में क्या था इनके अंदर, इसके द्वारा तो जितने भी जो मतलब कि सामंत थे उनको मतलब कि जैसे कुछ ज़मीन के अंदर टैक्स कर वगैरह लेके अपना जो मतलब कि जो इनकम होती है वो निकालनी थी, वो लेनी थी, वो ना देकर उनको नकद रोकड़ पैसे देना शुरू किया कि भाई आप पेमेंट लीजिए, रोकड़ लीजिए। और जितने भी जो हमारे क्षेत्रों के अंदर कृषि वगैरह खेती वगैरह आती है, अनाज वगैरह आता है, वो सारे आप राज्य राजकोट में जमा करिए, आप बीच के अंदर कुछ नहीं ले सकते। और आपको इतना पेमेंट दिया जाता है, इतना पेमेंट आपके पास रखना है। और आपके जितने भी इतने घोड़े, मान लीजिए उस परगना के पास में 700 घोड़े हैं, और उसी 700 घोड़े पर मतलब कि चिन्ह लगा दीजिए जाता है, कितना प्लस का, या फिर किसी को ओ का है ना, या फिर किसी जीरो का है ना, और किसी फिर एल का, इस प्रकार के चिन्ह लगा देते हैं। हम किस प्रकार लगाते थे, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, है ना। ये इस प्रकार के चिन्ह लगाते थे। ये कौन लगाते थे, ये शेरशाह सूरी के द्वारा सैन्य प्रशासन की व्यवस्था के अंदर कुछ नया डिपार्टमेंट इसका शुरू किया गया था, ये काम था। फिर इन्होंने जनता के कल्याणकारी भी कार्य किए थे, खूब मतलब के तालाब वगैरह का बनाना, है ना। और यदि जिस साल अकाल पड़ गया है ना, उस साल टैक्स वगैरह नहीं लेना है, सारी काम शेष अपने किए थे कि भाई हाँ इस प्रकार के काम थे। और सारे शेष के भाई जनता की कल्याणकारी योजना बनाना, है ना, कि भाई जनता के प्रति किस प्रकार कल्याणकारी योजना बनी जाए। और भी नई प्रकार की योजना की ध्यान दिए कि हिंदू मुस्लिम के प्रति है ना भेदभाव नहीं करना, है ना। सारे के सारे जो कार्य थे शेष ने अपनी ईमानदारी से किए थे, है ना। फिर आर्थिक व्यवस्था के अंदर एंड उद्योग धंधा खोलना है, यहाँ जितने आप उद्योग बने ज़्यादातर, है ना, जितनी हो सके जनता अपने काम में ध्यान दे। भी ऐसा नहीं हो काम में ध्यान नहीं दे, जनता को लगातार काम में लगना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। खेती बाड़ी करेंगे या फिर उद्योग धंधे कपड़ा बनाएंगे, हम जितना माल बना के विदेशों के अंदर सप्लाई करेंगे ताकि उनके पास भी इनकम पैसा आ सके। ये किसके जो नियम वगैरह थे, शेरशाह सूरी के इस प्रकार नियम थे, आर्थिक सुधार में उन्होंने काम किया था। और इस प्रकार की जैसे सरगना मतलब कि सरकार हो गई, परगना हो गई, इसके सेकदारान, अमीन, मुंशी, यही महत्वपूर्ण है। इसके जो महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है, और किसी विशेष बात का इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट यही है, इसके अलावा मुझे कुछ लगता नहीं इंपॉर्टेंट है ना। यही बात ध्यान होती है। अब अगली क्लास में बात करेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अकबर, है ना। वो सारी से अकबर की जो मेन जो शक्ति थी, पावर थी, एबिलिटी थी, जितनी भी जिस प्रकार उनकी क्षमताएं थी, जितने भी उसने युद्ध लड़े थे, उसकी जितनी भी कूटनीति थी, और उसने भी जितने भी मानसिक कमजोरी थी, मानसिक जो शक्तिशाली थी, कमजोरी शक्तिशाली था, किसी के डर के युद्ध करना, जो सारी प्रकृति उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ज़िंदगी के अंदर सफलता पानी है तो कुछ ना कुछ हमें खोना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, और जब कुछ खोते हैं तो कुछ प्राप्त भी होता है ना। नींद खोएंगे तो कुछ ना कुछ अब आराम भी मिलेगा। एक बार परेशानी होगी, लेकिन इंसान का मतलब यही होता है मेहनत करना। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक इंसान का कोई मतलब नहीं, एकदम जीरो बटा नील बटा नील है, नील बटा नील है। क्योंकि मेहनत करेंगे तो एकदम प्लस के रूप में आगे बढ़ेंगे, बाकी वरना कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी एकदम जीरो के माध्यम से जीरो चलती है, जीरो के माध्यम से आए थे, जीरो के माध्यम से चले जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। जब तक इतिहास में यदि अपना नाम आना चाहिए कि हाँ भी मेरा भी कुछ ना कुछ इतिहास के अंदर नाम आना चाहिए, तब तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें दिमाग के अंदर एबिलिटी होती है ना, हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ घुसेगा, जिसके माध्यम से अपना विकास कर पाएंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।